Hey guys, welcome to channel UP Triple SC का अड्डा। I hope you are doing well and your preparation is also going well। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हर संडे हम डिस्कस करते हैं यूपी ट्रिपल एस सी की रीजनिंग जो 2019 से लेके अब तक आई है, वह सीरीज ये हम चला रहे हैं। तो इससे पहले भी हमने 4-5 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद संयुक्त संवर्ग का जो परीक्षा हुई थी 30 मई 2019 को, उसमें 50 क्वेश्चंस रीजनिंग के आए थे। उन रीजनिंग के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे ताकि हम एनालाइज कर सके कि 2019 से और जो अब पैटर्न चला आ रहा है वो रीजनिंग का पैटर्न कैसा है, ताकि जो हमारे आने वाले एग्जाम हैं जिसमें रीजनिंग आएगी, जैसे कि यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो 2018 का री एग्जाम है या फिर जूनियर असिस्टेंट 2022 का एग्जाम होगा, इन दोनों एग्जाम में रीजनिंग आएगी तो हम समझ सकेंगे रीजनिंग का पैटर्न अब क्या चल रहा है और किस तरीके के किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें अगर आप इन एग्जाम्स के एस्पिरेंट्स हैं, क्योंकि आपको इस वीडियो से बहुत ही लाभ मिलने वाला है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और साथ ही शेयर भी कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सके। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए आज का सेशन। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि दी गई तालिका ग्राहकों की संख्या दिखाती है। ठीक है, ये एक तालिका बना दी है, इसमें ग्राहकों की संख्या दिखाई गई है। 3 समाचार पत्र हैं ए बी सी। ठीक है, ए बी सी ये समाचार पत्र है और ये ग्राहक है WXYZ समाचार पत्र और शहर। ठीक है, ये शहर है और WXYZ जो है वो क्षेत्र यानी कि शहर है WXYZ। ठीक है, यानी कि ए वाला न्यूज़पेपर जो है वो W शहर में 20 लोग पढ़ते हैं और X शहर में 30 और Y शहर में 40 और Z शहर में 10। इस तरीके से ये पूरा डेटा दे रखा है टेबल के रूप में। समाचार पत्र बी द्वारा इसकी कीमत क्या है 20% कम करने के बाद। 20% क्या थी, कीमत कम कर दी गई है। तो उसके बाद क्या हुआ, समाचार पत्र ए के 20% ग्राहक और समाचार पत्र सी के 40% ग्राहक समाचार पत्र बी में चले जाते हैं। यानी कि अब इन्होंने क्या करा, पैसे जो हैं वो कम कर दिए, बी वालों ने पैसे कम कर दिए। तो क्या हुआ, इधर से भी आए और इधर से भी ग्राहक इनके अब ये वाला न्यूज़पेपर पढ़ने लगे, बी वाला। तो हमें बताना क्या, तो समाचार पत्र बी का राजस्व जो है वो कितना प्रतिशत बढ़ जाता है ये हमें बताना। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये टोटल जो समाचार पत्र हैं इनके जो रीडर हैं यानी कि जो पढ़ते हैं वो कितने हैं। अगर इसको ऐड करें तो 20 30 50 40 90 100 100 हो गए। यहाँ से देखें 60 30 90 और ये 100 हो गए। 40 20 60 30 90 100 ये, यानी कि तीनों जो न्यूज़पेपर हैं वो 100 लोग उनके रीडर हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अब क्या हुआ, इसमें से कितने गए, 20% चले गए, यानी कि 20 इसमें ऐड हो गए। 100 का 20% होता है। ठीक है, 20 जो है 20% हो गया 100 का। और सी के 40% यानी कि यहाँ से जो है वो 40 चले गए इसमें। ठीक है, तो अब इसमें टोटल जो बी की बात हुई तो बी में कितने हो गए, 160 रीडर हो चुके हैं, यानी कि 160 लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। मान लो कि 1 रुपए का अगर न्यूज़पेपर है तो 160 रुपए का हो गया। अब उसने क्या किया था, 80% जो है अपना डिस्काउंट दे दिया कि भाई अब आप 1 रुपए का नहीं 80 पैसे का आपको मिलेगा पेपर। तो यहाँ से आप देखना राजस्व में उसका क्या इफेक्ट पड़ा है पैसे कम करने से। ठीक है, तो यहाँ से 2 जीरो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और 16 अट्ठे होते हैं 128, यानी कि 28% जो राजस्व है वो उसका पहले, अगर पहले देखो 100 थे तो 100 रुपए के हो गए, अब 128 है तो 28 रुपए ज्यादा मिले ना, तो 100 पे 28 ज्यादा मिले तो इसका मतलब 28% उसके राजस्व में वृद्धि हो जाती है, बढ़ जाता है। यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो एक तरीके से मैथ मिक्स करके ये क्वेश्चन दिया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में जो है वो डाउट है। डाउट इसलिए कि जो एग्जाम में पिक्चर दे रखी थी वो पिक्चर क्लियर नहीं है। ठीक है, ये जो डेटा दे रखा है ये डेटा क्लियर नहीं है। ये एक आइडिया से लिया गया है कि ये यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, ये यहाँ पे हो सकता है। ठीक, तो इसका आंसर मैं देख लेते हैं क्या आता है, क्योंकि 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिनका फिगर जो है वो पेपर में क्लियर नहीं था और सबको शायद FM या फुल मार्क्स मिला होगा। ठीक है, देख लेते हैं कि बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है ये। निम्न रेखा आरेख छात्रों की संख्या और निम्न निश्चित परीक्षा में प्राप्त अंकों को दर्शाता है। 10 से 40 अंक प्राप्त करने वाले। ठीक है, अब ये बात आ गई 10 से। ठीक है, तो ये है यहाँ से 10 या फिर उससे अबव वाले, और 40 तक जा रहा है यानी कि यहाँ तक जाएगा।
ठीक है, क्योंकि ये 40 और उससे ऊपर वाले हैं, 29 बच्चे हैं, तो हम यहाँ तक रुक जाएंगे। तो ये टोटल कितने हो गए, अगर हम इसको ऐड करें, 5 1 6 14, 1 9 6 15 4 19, 194 लोग हो गए जो 10 से 40 अंक प्राप्त करने वाले हैं। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि 40 से 80 वाले, 40 से 80 वाले यानी कि यहाँ से लेके, और 80 की बात कर रहा है तो यहाँ तक। ठीक है, ये तो अबव 80 हो गया ना, तो 80 के बीच की बात कर रहा है तो यहाँ तक। तो ये कितना हो गया, 29 20 14 और 10, ये इतने लोग हो गए। 9 4 13, 1 2 2 4 6 1 7, 73, 73 लोग ये हो गए। अब बोला कि कितने कितने प्रतिशत अधिक है, तो अधिक अगर देखें हम तो 4 में से 3 गया 1, 9 में से 7 गए 2, 121, और किससे हैं, जो बाद वाले यानी कि 40 से 80 वालों से हमें देखना है, कंपैरिजन करना है। इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 66% के आसपास आएगा। ठीक है, 66% के आसपास आएगा, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 67 हो सकता है आंसर। ठीक है, ये वाला आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, करना इसको ऐसे ही था, बट ये जो डेटा दे रखा है, नॉट श्योर कि ये बिल्कुल जो सही है या गलत है, क्योंकि ये जो पीडीएफ है मैंने ये एक वेबसाइट है वहां से ली थी, कोचिंग वेबसाइट, और इसको मैंने दूसरी किताब में भी देखा था, तो ये वहां पर उसमें देख रखा था कि ये जो पिक्चर है वो क्लियर नहीं थी। ठीक है, डेटा पता नहीं लग पा रहा था कितना है, तो इसमें एफएम मिला था। ठीक, तो इसलिए आंसर हमारा इस डेटा के अकॉर्डिंग भी 66% है, तो 66% इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो 60% भी लगा सकते हैं। बट चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तरीका मैंने आपको बता दिया किस तरीके से ये करना था। अगला क्वेश्चन जो है वो है कि एक वृत्त आरेख ये दे रखे हैं। ठीक है, ये दो वृत्त आरेख दे रखे हैं, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 के। अब इसमें करना क्या है, दो परीक्षाएं प्राप्तांक है। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल प्रतियोगिता में स्कूल के प्रतिनिधित्व के लिए छात्र को सेमेस्टर 2 में कुल अंकों का 15% बोनस के रूप में दिया जाता है। ठीक है, यानी कि अगर आपने फुटबॉल के मैच में, प्रतियोगिता में भाग लिया है, तो आपको सेमेस्टर 2 में कुल अंकों का 15% जो है वो बोनस मिलेगा। क्लियर। उसने सेमेस्टर 1 में 20 अंक गवाए, और उसने 20 अंक गवाए भी थे। क्यों गवाए थे, क्योंकि उसने नियत तारीख के बाद अपना असाइनमेंट जो है जमा कर दिया था। एक डेट दी गई थी, उस डेट तक उसने अपना असाइनमेंट नहीं जमा किया था, उसके बाद असाइनमेंट जमा किया था, तो उसके 20 नंबर काट लिए गए थे। इस छात्र का दोनों सेमेस्टर का संयुक्त औसत क्या होगा, यानी कि दोनों सेमेस्टर का हमें एवरेज निकालना है और उसको ऐड करके संयुक्त एवरेज बताना है। ठीक है, छात्र ने सेमेस्टर 1 में विज्ञान में 80 अंक, ठीक है, विज्ञान में 80 अंक, और सेमेस्टर 2 में कला में 100 अंक प्राप्त किए थे। ठीक है, तो यहाँ से हमें दे दिया है, पता लगा लेंगे यहाँ से कितना हुआ। तो अगर हम विज्ञान की बात करें, यानी कि ये वाला पार्ट है, डेट मीन ये वाला पार्ट है, तो 25% की वैल्यू जो दे रखी है हमें क्वेश्चन में, वो कितनी दे रखी है, 80 दे रखी है। और टोटल अगर हम देखें तो 100% होता है, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 320। तो जो परीक्षा थी वो 320 अंकों की थी, ये टोटल परीक्षा जो है वो 320 अंकों की है। लेकिन अभी हमें ये बताया गया था कि 20 अंक गवाए थे उसने सेमेस्टर 1 में, तो अगर मैं यहाँ से देखूँ 20 अंक गवा दो इसके, तो 300 बचे, और इसका एवरेज अगर निकालें, 5 सब्जेक्ट हैं, तो कितना हुआ एवरेज, 60 का एवरेज आ गया, 60% का एवरेज आ गया। क्लियर। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले गोले की, सेमेस्टर 2 की। कला में उसने 100 अंक प्राप्त किए हैं, तो कला वाला पार्ट ये है, यानी कि ये तो 25% की वैल्यू यहाँ पर 100 दे रखी है। ठीक है, 100 दे रखी है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100% हो जाएगा, और यहाँ पर 400 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, 400 हो गया। अब उसमें पहले में तो उसने 20 गवाए थे, लेकिन इसमें क्या है, इसको बोनस मिल रहा है। बोनस कितना मिल रहा है, देखो यहाँ पर 15% का बोनस मिल रहा है, तो इसका 15% हम निकाल लेंगे। ठीक है, इसको 2 0 कट गए, 115 चौका 460, तो ये हो गया 460। और इसकी अगर हम एवरेज निकालें तो 1 3 2 5, 5 सब्जेक्ट है, 5 नहीं 45, 5 नहीं। ठीक है, तो एवरेज कितना आया, 92%। यहाँ से कितना आया, 60। तो हमको क्या करना है, इन दोनों एवरेज का संयुक्त एवरेज बताना है। ठीक है, तो 2 9 6 15, 150, 2 2 7 14, 2 6 12, 76% जो है वो संयुक्त एवरेज आएगा। ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा, 76C वाला ऑप्शन जो होगा वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से करना है, तो ये एक तरीके से मैथ ही है। ठीक है, स्टार्टिंग में जो भी क्वेश्चन दिए हैं ये मैथ है। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन में, दो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, दूसरा क्वेश्चन ये है, इसका डेटा भी जो है वो पिक्चर जो है वो क्लियर नहीं है, तो डेटा को मैच कराया गया है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो करना क्या है इसमें, अच्छा मैं बता दूं किस तरीके से ये करना था। इसमें भी शायद एफएम मिला है सबको, क्योंकि इसकी पिक्चर भी क्लियर नहीं थी।
ये दे रखा है 6 वर्षों का राजस्व जो है करोड़ों के अनुसार दर्शाता है। ये चित्र कर के रूप में 5% राजस्व एकत्रित कर रहा है। ठीक है, 5% इसको टैक्स मिल रहा है। तो उनका कर संग्रह क्या हुआ, यानी कि हमें टोटल टैक्स बताना है। तो अगर हम इसको टोटल को जोड़ लें, ठीक है, और जोड़ने के बाद 5% निकालें तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो अगर हम जोड़ें तो 16 16 3200 होते हैं, 3208 4000 4 और ये हो गए 4 और 1300 5300 5300 और ये 1200 हो गए 6500। ठीक है, ये सब हमको जोड़ लेना है, ऐड कर लेना है। ठीक है, ये ऐड करने के बाद 6500 मिलेगा और हमको 5% की जरूरत है, क्योंकि 5% तो उसको राजस्व एकत्र हो रहा है। ये कैंसिल आउट हो गए, 55 25 2 5 31 और 2 25। ये सब डेटा किसमें, करोड़ों में, यानी कि 325 करोड़ रुपए। ऑप्शन ए जो होगा वो इसमें इस डेटा के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। ठीक है, तो आई एम नॉट श्योर कि ये डेटा जो है वो सही है, लेकिन अभी फिलहाल हमको इस तरीके से ये क्वेश्चन करना था और इस डेटा के आधार पर पहला वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, लेकिन हालांकि ये एग्जाम में पिक्चर जो है वो क्लियर नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। हाँ, थोड़ा दिमाग हिला देते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो हमको क्या पूछा है, प्रश्न आकृति बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस उत्तर आकृति स्वरूप को जोड़ा जा सकता है। तो ये जो है ऑप्शन दे रखे हैं हमें। ठीक है, ये ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन से हम ये वाला पिक्चर बना सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन जो होगा ए वाला वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला देखो आप, इसको सीधा खड़ा कर दो। ठीक है, ये सीधा खड़ा है। ठीक, और ये वाला जो है ये यहाँ पे है। क्लियर, और ये जो नीचे है ये वाली पार्ट है। ठीक है, और ये जो है ये उल्टा करके इन्होंने रख दिया यहाँ पे दोनों तरफ पे। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन जो है वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। कौन सी आकृति प्रश्न आकृति को स्वरूप को पूरा करेगी। ठीक है, तो हमको पता है यहाँ से एक ये हाफ सर्कल बनना चाहिए। तो इस तरीके की एक लाइन मिलना चाहिए हमें। तो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, इसमें है, ये हो सकता है और इसमें भी नहीं है। तो ऑप्शन सी जो होगा वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। ज़्यादा इसमें देखने की या दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सीधे आपको ये देखना है कि ये हाफ सर्कल बनना है। हाफ सर्कल के लिए इस तरीके की लाइन चाहिए और इस तरीके की लाइन केवल ऑप्शन 3 में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये पेपर कटिंग का है। यहाँ से इन्होंने एक कट मारा और एक यहाँ से मारा। ठीक है, क्लियर। तो एक कट जब मारा तो इसको जब उल्टा करेंगे तो ये ऐसे करके ऐसे बन जाएगा। ठीक है, और ये जो है एक त्रिभुज ऐसा होगा। तो ये किस में है, एक इसमें दिख रहा है, इसमें तो ये तिरछा हो गया। ठीक है, और इसमें सीधा है, लेकिन ये जो ट्रायंगल है ये तिरछा होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी तिरछा है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन एक जो होगा वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यदि एक दर्पण को रेखा mn पर रखा जाता है, यानी कि ये दर्पण रख दिया है हमने। अब दर्पण रखने के बाद हमें बताना है कि कौन सा सही प्रतिबिंब है इसके अंदर। तो अगर हम ट्रायंगल को ही देखें तो ट्रायंगल कैसा बनेगा, ये जो बेस है ट्रायंगल जो है वो ऐसा दिखेगा। ठीक है, मैं ऐसा यहाँ पे दिखा देता हूँ बड़ा करके। ये ऐसा दिखना चाहिए ट्रायंगल, जो साइड है वो इसकी यहीं रहेगी। ठीक है, तो ऐसा ट्रायंगल इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, और केवल केवल इसमें है। तो ऑप्शन बस यहीं से हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, चौथा वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अच्छा हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूं, आप सोच रहे होंगे कि ये ट्रायंगल इसमें दिख तो रहा है, लेकिन देखो इसकी पोजीशन देखो चेंज हो गई है। पोजीशन सेम, इसको अगर उल्टा करेंगे, आप जस्ट माइंड को, आंखों को क्लोज करके देखें तो माइंड को शांत मन से सोचें, तो ये जो जिस जगह है वहीं होगा। ठीक है, इसको उलट देंगे तो ये ट्रायंगल जो है यहीं बनेगा, इसी प्लेस पे, यानी कि ये यहाँ पे होना चाहिए था ट्रायंगल। ठीक है, तो ये जो स्थान है वो गलत दे रखे हैं। ट्रायंगल तो सही बना है, लेकिन स्थान जो है वो गलत दे रखे हैं। ठीक, तो इस वजह से चौथा ही सही होगा। प्रश्न नंबर 9 पर आ चुके हैं हम। ठीक है, और 9 पर इसमें पूछा गया है, प्रश्न आकृति को बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस उत्तर आकृति स्वरूपों को जोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो अब हमको ये वाला फेस दिख रहा है। ठीक है, ज्यादा में नहीं दिखना है अभी, ये वाला फेस दिख रहा है। ठीक है, और एक ये बड़ा है। तो हमको पता है कि ये एक चीज हमको थोड़ी सी मतलब इस टाइप की लेनी है। ठीक है, इस टाइप की हमको लेनी है। तो इस टाइप का जो जो भी होगा, जिसमें इसमें तो है नहीं तो ये नहीं होगा, इसमें भी नहीं है, ये नहीं होगा, इसमें है और इसमें है, डी में है। ठीक है, दो में है। फिर दूसरी बात, हमें इसमें रेक्टेंगल दे रखा है, जबकि हमें रेक्टेंगल की जरूरत नहीं है पड़ेगी। तो तीसरा वाला ऑप्शन जो है वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा माथा पच्ची का सवाल है, लेकिन थोड़ा सा भी अगर हम सोचें
तो ये वाली चीज़ जो है वो हमें, जो मैंने ये बताई कि ये चाहिए, तो 2 ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे हमारे। तीसरा, फिर हमें रेक्टेंगल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जब ये आ जाएगा तो रेक्टेंगल हम रखेंगे कहाँ, ठीक है, तो रेक्टेंगल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो रेक्टेंगल यहाँ से नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि तीन जो है वो एक निश्चित तरीके से समान है, हालांकि एक विकल्प जो है अन्य तीन के समान नहीं है। बस उसी जो विकल्प है उसको हमें चयन करना है जो तीनों के समान नहीं है। तो अगर हम देखें तो ये अल्फ़ाबेट को ही हमें देखना है, और इस अल्फ़ाबेट में सबके अंदर वी नहीं मिलेगा, केवल इसी के अंदर वी है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वह करेक्ट हो जाएगा। बाकी सब सारे ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये सेम नहीं है क्योंकि इसमें वी दे रखा है। क्लियर? वी की वजह से ये अलग हो गया, बाकी में बी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, और इसमें पूछा गया है कि अच्छा अच्छा, ठीक है, हाँ मतलब एक तरीके से समान है, और वही मतलब एक जो अलग है वो हमें बताना है। नहीं नहीं, हालांकि तीन विकल्प के समान नहीं है, ठीक है, तो अलग वाला ही हमें इसमें बताना है। तो अगर हम देखें क्या हो सकता है। अच्छा अच्छा, मैं थोड़ा सा ये बड़ा करता हूँ एक चीज़ आपको दिखाने के लिए, हो सकता है कि आपको अभी ये क्लियर ना दिख रही हो, ठीक है। इस वाले फिगर पे हम जाएंगे, ठीक है, तो इस वाले अगर फिगर पे गए हम, तो हमको दिख रहा है कि यहाँ पर इसकी डायरेक्शन भी यही है और इसकी डायरेक्शन भी यही है। इस वाले फिगर में इसकी डायरेक्शन तो ये है, ठीक है, लेकिन इसकी डायरेक्शन ऐसी है, ठीक है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट कह सकते हैं। इस वाले में इसकी डायरेक्शन ये है और इसकी डायरेक्शन ये है, मतलब अपोजिट ही है, मतलब दूसरी दूसरी साइड जा रहा है। अच्छा, एक नीचे आ गए, और इस वाले में ये देखो, यहाँ से इसकी डायरेक्शन ये है और इसकी डायरेक्शन ये है। तो अब हम क्लियरली कह सकते हैं कि इसकी डायरेक्शन जो है वो सेम जा रही है, तो और बाकी में सेम नहीं जा रही है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए जो होगा वो इन तीनों आकृतियों से भिन्न होगा। ठीक है, तो थोड़ी सी बारीकी से हमें देखना है ये प्रश्न, और इनके जो फिगर दे रखे हैं वो थोड़ी बारीकी से देखना है कि इनमें हो क्या रहा है, पैटर्न क्या चल रहा है। इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं हमको बस यही देखना होता है, क्योंकि जो आकृतियां होती हैं उसके अंदर वो सब सेम ही होती हैं, लेकिन उनकी डायरेक्शन में थोड़ा सा या फिर स्थान में थोड़ा सा चेंज होता है, वही चीज़ हमको पकड़नी होती है। ठीक है, तो इसमें डायरेक्शन की थोड़ी इशू है, इसमें सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसमें अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये पहला वाला जो है वो भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ गए हैं, और ये जो है डाइस से क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा खुला वाला जो इस तरीके के होते हैं थोड़े टिपिकल भी होते हैं। तो अब हम पहले तो यहाँ से ये निकाल लें। देखो, स्क्वायर ये होता है, स्क्वायर के अपोजिट क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, फिर सर्कल, सर्कल के अपोजिट क्या होगा, ये ऐसे करके ये वाला फिगर। ठीक है, बाकी ये जो फिगर है ये इसके अपोजिट होगा। क्लियर? तो अब हमने ये ड्रॉ कर लिया, हमें पता लग चुका है कौन किसके अपोजिट होगा। तो ये अपोजिट का मतलब ये है कि ये एक साथ जो है पिक्चर नहीं आ सकते, जब जो आकृति हमारी बंद हो गई, क्लोज फिगर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम देखें इसमें मल्टीप्लाई है, ठीक है, मल्टीप्लाई यहाँ आ गई, इसके साथ सर्कल है, सर्कल यहाँ आ गया, और इसके साथ ये वाली है, तो ये यानी कि ये तीनों अलग अलग उसके हैं और एक साथ आ सकते हैं, तो हम कह सकते हैं ये वाला होगा। ठीक है, बाकी के चेक कर लेते हैं। ठीक है, बाकी की चेक करेंगे तो देखो ये 4 डॉट है। ठीक है, और यहाँ पर ये है। क्लियर? और इसके साथ क्या है, मल्टीप्लाई, सॉरी मल्टीप्लाई है ना, हाँ ये मल्टीप्लाई हो गया। ठीक ठीक, तो ये भी हो गया। अच्छा, नहीं बनाया जा सकता है, वही मैं सोच रहा हूँ। हाँ, आधार पर नहीं बनाया जा सकता है, तो दो तो बन रहे हैं ये। ठीक है, वही मैं सोच रहा हूँ कि दो तो क्यों बन रहे हैं। नहीं बनाया जा सकता वो पूछा है, तो ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है। तीसरा देख लेते हैं। सर्कल है यहाँ पर। ठीक है, सर्कल के बाद अगर हम मल्टीप्लाई देखें, ठीक है, मल्टीप्लाई ये वाले पार्ट में है। ठीक है, मल्टीप्लाई के बाद ये वाला पार्ट, यानी कि तीनों पार्ट इसमें मिले, ये भी बन सकता है। डी वाला ही होगा क्योंकि तीन जब मिल चुके हैं, तो चौथा ऑब्वियस सी बात है नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं इसको भी। ठीक है, मल्टीप्लाई है, किस में है मल्टीप्लाई, यहाँ पे है। ठीक है, मल्टीप्लाई के बाद स्क्वायर है, स्क्वायर भी इसी में है, दूसरा वाला। तो अभी मैंने आपको बताया था कि एक साथ नहीं हो सकते हैं, अब यहाँ पर ये एक साथ आ गए, तो डेट मीन ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, यानी कि चौथा ऑप्शन इसका
करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा किस तरीके से आपको करना है। ठीक है, फिर भी अगर कोई दिक्कत हो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में से उसका चयन कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति छिपी है, अंतर्निहित है। यानी कि ये जो पैटर्न है, ये बना हुआ जो है टेढ़ी मेढ़ी लाइन, तो वो किस फिगर के अंदर है। ठीक है, तो अगर हम देखें लाइन लाइन, तो आप ध्यान से देखिए जो मैं फिगर बना रहा हूँ यहाँ से, ये देखिए ये जाएंगे। ठीक है, इसके बाद ये ऊपर को गया, ऊपर के जाने के बाद सीधा हुआ, सीधा से फिर तिरछा गया। ठीक है, तिरछे के बाद ये फिर सीधा ऐसे हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन ए में ये आकृति जो है हमें मिल गई। ठीक है, ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट होगा, बाकी किसी में ऐसे इस तरीके का फिगर नहीं बनेगा। ठीक है, वैसे भी आपको क्लियर दिख रहा है, ये केवल इसी में ही बन सकता है, ज़्यादा इसमें मतलब डिज़ाइन दे रखा है और ढूंढने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन फिर यहाँ से आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं क्योंकि इस तरीके का पैटर्न किसी में नहीं बन रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन है और इसमें हमें क्या बताना, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति की श्रृंखला को पूरा करती है। ठीक है, तो अब हमको यहीं पर देखना है। देखो सारे के सारे फिगर जो हैं वो छोटे वाले वो एक ही हैं, चेंज कोई नहीं हुआ, बस इनके स्थान चेंज हो रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया क्या होगा, स्थान या फिर डायरेक्शन। इन तरीके के क्वेश्चन में हमें यही चीज दिमाग में रखनी है, या तो स्थान चेंज हो रहे होंगे या फिर इनकी डायरेक्शन चेंज हो रही होगी। ठीक है, वही देखना है इसमें अब। तो अगर एक चीज देखें आप, ये केवल माइंड में देखो, दिमाग में डाल के, ये एक तरीके से मान लो कि ये डंडा है, डंडे को आप पकड़े हुए हो, आपने क्या करा, इसको इस डायरेक्शन में घुमा दिया। ठीक है, तो ये इस डायरेक्शन में जब घूमेगा डंडा सीधा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही ये जो डंडा है, ठीक है, इसको अब इस डायरेक्शन में घुमाओगे तो डंडा तो यहाँ पर सीधा आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से डंडा सीधा आ जाएगा और ये जो त्रिभुज है ये ऐसा बनेगा इस डायरेक्शन में घूमने पे, तो डंडा ठीक सीधा इसमें है और इसमें है, ये हट गए हमारे। क्लियर, दो हट गए, एलिमिनेट करेंगे। इसमें तो वैसे ही देखो तीसरा फिगर नहीं है तो वैसे ही हट गया ये तो। ठीक है, यहाँ पर लेटा हुआ है तो हट गया। अब ये यहाँ पर खड़ा है, यहाँ भी खड़ा है। ठीक, अब हमने कहा कि जो त्रिभुज है वो इस डायरेक्शन में होगा, जो त्रिभुज है वो इस डायरेक्शन में होगा, तो इसमें जो है वो ऊपर की डायरेक्शन जा रही है, ऊपर की डायरेक्शन जा रही है और इसमें इस वाली डायरेक्शन जा रही है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि बी वाला ऑप्शन जो है वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है और धारणाएं से है ये। माता पिता का मानना है, माता पिता का मानना है कि बेंडिंग मशीन शीतल पेय के छात्र खपत को बढ़ाएगी। ठीक है, जो बेंडिंग मशीन है वो शीतल पेय की छात्र खपत को बढ़ाएगी। कोई अन्य तरीका नहीं है जिससे छात्र परिसर में होने पर शीतल पेय खरीद सकें। ठीक, तो अच्छा ये धारणा है, हमने कथन तो पढ़ा ही नहीं ऊपर। ठीक है, कथन ये है, विद्यालय परिसर में शीतल पेय वेंडिंग मशीन लगाना एक बुरा विचार है। अभिभावक शिक्षक बैठक में, अभिभावक बोलते हैं, अभिभावक मतलब के माता पिता या फिर जिनके माता पिता नहीं है, तो उनकी जो देख रेख करता है वो उन लोगों की मीटिंग थी। ठीक है, एक तरीके से पेरेंट्स मीटिंग जिसको हम बोलते हैं, तो गार्जियंस और पेरेंट्स मीटिंग। तो उन्होंने क्या बोला, गार्जियंस ने या फिर पेरेंट्स ने, विद्यालय परिसर में शीतल पेय वेंडिंग मशीन लगाना एक बुरा विचार है, ये कथन दे दिया गया। तो अब कथन में धारणाएं भी हैं कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा गया होगा, इनकी तरफ से क्यों ऐसा वक्तव्य बोला गया। तो धारणाएं पढ़ लेते हैं। माता पिता का मानना है कि एक वेंडिंग मशीन शीतल पेय की छात्र खपत को बढ़ाएगी। ठीक है, छात्र खपत को बढ़ाएगी। अगर इंग्लिश में इसी चीज को देखें हम, जो कंक्लूजन है, इफ ऑल द ग्रेजुएट्स बिकम पोस्ट ग्रेजुएट, अच्छा सॉरी, द पेरेंट्स बिलीव दैट अ वेंडिंग मशीन विल इंक्रीज स्टूडेंट कंजप्शन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक। ठीक है, खपत का मतलब जो पानी पी रहे हैं, बार बार पानी पी रहे हैं, सॉरी, तो उस पानी की खपत बढ़ा देंगे ये छात्र। अगर ठंडा पानी मिलने लगेगा गर्मी में तो वो दिन भर पानी पीते रहेंगे फिर, और वो उस पानी पियेंगे तो फिर पढ़ेंगे क्या, मतलब जो भी एक लॉजिक होगा इस तरीके से हम लगा सकते हैं इसका। तो कहीं हद तक हम कह सकते हैं कि ये बात सही है। अगर कोई भी चीज़ ऐसी लगा दी जाएगी तो बच्चे फिर पढ़ाई वढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे और उसकी तरफ ज़्यादा भागेंगे। जहाँ पर नहीं है, ठीक है, जहाँ पहले से है वहाँ पर इंसान का एक नेचुरली जो है वो नहीं जाता है ध्यान, बट जहाँ पर कोई चीज़ नहीं है और वो वहाँ मिल जाए तो स्टार्टिंग में काफ़ी दिक्कत होती है, उस इसी चीज़ के इर्द गिर्द इंसान घूमता रहता है। कोई अन्य तरीका नहीं है जिससे छात्र परिसर में होने
पर शीतल पेय खरीद सकें। तो ये तो कहीं से कहीं तक कुछ मैच नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो हम कह सकते हैं केवल धारणा एक में निहित है। ठीक है, खपत तो बढ़ेगी ही, बुरा विचार है। क्लियर? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, कथन निष्कर्ष ये कथन है, कथन पढ़ लेते हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि स्नातक और स्नातकों की तुलना में 20% अधिक कमाते हैं, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट, पीजी, और ये फिर ग्रेजुएट है। ठीक है, स्नातकोत्तर। ठीक, तो निष्कर्ष दे रखा है इसके बाद, पीजी जो है ग्रेजुएट की तुलना में 20% अधिक कमाते हैं, ये बोल दिया गया है। जो पोस्ट ग्रेजुएट है वो ग्रेजुएट की तुलना में 20% अधिक कमाते हैं। निष्कर्ष क्या है देख लेते हैं। यदि सभी स्नातक यानी कि ग्रेजुएट पीजी हो जाते हैं तो सभी के लिए औसत प्रारंभिक वेतन में 20% की वृद्धि की जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं प्रतीत हो रहा है यहाँ जो बोला गया है। केवल यहाँ सिंपल सी बात बोल दी गई है कि आंकड़ों से पता चलता है कि पीजी वाले जो हैं वो ग्रेजुएट्स की तुलना में 20% अधिक कमाते हैं। बट ऐसा कहीं भी इस जो स्टेटमेंट है इससे कहीं भी नहीं लग रहा है कि ग्रेजुएट वाले अगर पीजी कर लेंगे तो उनकी सैलरी जो है 20% बढ़ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि ये नहीं होगा। अगला क्या है, यदि पीजी का शुल्क ग्रेजुएट के शुल्क के साथ मेल खाता है तो प्रत्येक व्यक्ति पीजी बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ शुल्क की बात भी नहीं चल रही है। ठीक है, कमाने की बात चल रही है, तो ये भी नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन डी जो होगा यानी कि कोई अनुसरण नहीं करता है, इसका आंसर जो होगा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, सभी ब्रेड जो है वो रोटियां हैं, तो इसको हम किससे करेंगे, पाई चार्ट बेन आरेख से कर लेंगे। ठीक है, सभी ब्रेड जो है, यहाँ लिख दो ब्रेड और ये लिख दो रोटियां, ये रोटियां हैं। ठीक, कुछ ब्रेड जो है वो केक हैं, तो ब्रेड जो है वो केक हैं, कुछ ब्रेड, तो कुछ हैं यानी कि यहां से ब्रेड में मिला दो, ये केक बन गए। ठीक है, अब निष्कर्ष इन्होंने दे दिया है। ठीक है, और इस निष्कर्ष को हमको पढ़ना है, या फिर आप इस तरीके से बना सकते हैं, रोटी या सबसे बड़ा होगा। ठीक है, और यहां पर एक ये हो गया, लेकिन ये बन नहीं पाएगा। ठीक है, बन सकता है केक और ब्रेड। ठीक है, दोनों से कोई सा फिगर आप बना सकते हैं और इससे आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, केवल अच्छा पहले निष्कर्ष है, कुछ रोटियां जो हैं वो केक हैं, कुछ रोटियां जो हैं वो केक हैं, बिल्कुल सही बात है। कुछ रोटियां जो रोटियों वाला ये वाला पार्ट आ रहा है तो वो रोटियों में भी तो आ रहा है, तो हम कह सकते हैं ये हो सकता है। कुछ केक जो है वो ब्रेड है, कुछ केक जो है ब्रेड है, बिल्कुल है, ये वाला पार्ट जो है वो ब्रेड में आ रहा है, या फिर इधर देखें तो ये वाला ब्रेड में आ रहा है, तो हम कह सकते हैं ये वाला भी हो सकता है। तो इसके अलावा कुछ भी नहीं दे रखा है। ठीक, तो एक और दो यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो इसमें अनुसरण करते हैं। ठीक है, दोनों ही अनुसरण करते हैं, दोनों बात सच हो सकती है। कथन है 18 नंबर क्वेश्चन में, जापान की जनसंख्या में 1% की कमी आई है, जबकि इसकी जीडीपी एक वर्ष पहले की तुलना में स्थिर बनी हुई है। यानी कि जनसंख्या तो कम हुई है लेकिन जो जीडीपी है वो सेम है। ठीक है, रिमेन जैसे पहले थी लास्ट ईयर। निष्कर्ष क्या है, जापान की प्रति व्यक्ति जो सकल घरेलू उत्पाद में एक वर्ष की पहली तुलना में वृद्धि हुई है। हाँ, अब हम इसको देखो, वैसे तो देखो वाक्यों को अगर पढ़ें तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि जीडीपी तो समान है, जो मतलब समान नहीं, तुलना स्थिर बनी हुई है। अगर पिछले साल 100 थी तो इस साल भी 100 हो गई। ठीक है, लेकिन पिछले साल 99 लोग थे, इस सॉरी इस पिछली बार अगर 100 लोग थे, 100 पे 100 थी, तो इस बार 99 पे 100 हो जाएगी क्योंकि 1% की कमी आई है। तो अब हम कह सकते हैं कि जापान की प्रति व्यक्ति, अब प्रति व्यक्ति जब निकालेंगे तो डिवाइड करना पड़ेगा भैया, तो प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद एक वर्ष की पहले की तुलना में वृद्धि हुई है, बिल्कुल हुई है। तो थोड़ा सा मैथ का यूज हमें इसमें करना है। अगला है, जापान में 50 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति की तुलना में 50, तो ये 50 वर्ष का कुछ ऐसा कुछ लॉजिक दिया भी नहीं है इसमें, हम कह नहीं सकते कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो केवल एक निष्कर्ष जो है वो अनुसरण करता है। क्लियर, 18 का 1। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन है कि रेल 8 बजे की है,
हम 7 बजे चलते हैं। परिवार को निर्देश देते पिता कहते हैं। ठीक है, परिवार में पिताजी हैं, वो कह रहे हैं कि 8 बजे का टाइम है ट्रेन का, लेकिन हम 7 बजे चलेंगे। ठीक, तो अब धारणाएं भी दे रखी हैं इसमें, हमें धारणाएं को पढ़ना है और देखना है। रेल जल्दी हो सकती है, ऐसा नहीं है, रेल जल्दी हो सकती की वजह से नहीं जाएंगे, खुद देर से ना पहुंचे या कोई ट्रैफिक ना पड़ जाए तो इस वजह से इंसान सोचता है कि जल्दी चलेंगे, तो ये धारणा नहीं हो सकती है। दूसरा, परिवार को रेलवे स्टेशन पहुंचने में औसतन 1 घंटा लगता है, ऐसा भी कहीं इस जो है कथन से मतलब प्रतीत नहीं हो रहा है कि 1 घंटे का समय लगता है इसलिए 1 घंटा पहले जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 3 जो होगा ना तो 1 और ना ही 2 निहित है। ठीक है, दोनों ही धारणाएं गलत हो जाएंगी। 20 नंबर है कथन, क्या इलेक्ट्रिक दुपहिया पर सब्सिडी देनी चाहिए। ये एक कथन है, क्या इलेक्ट्रिक दुपहिया पर सब्सिडी देनी चाहिए। अब इसके तर्क दे रखे हैं, हाँ इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहन प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। ठीक है, तो बात तो सही है, प्रदूषण तो नहीं फैलाते हैं। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं, मजबूत तर्क भी लग रहा है ये। नहीं, चार्जिंग में पेट्रोल भरने से ज्यादा समय लगता है, ये कोई तर्क मतलब सही नहीं है। ठीक है, चार्जिंग में अगर टाइम ज्यादा लगेगा पेट्रोल भरने से तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ प्रदूषण अगर ज्यादा फैलेगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो स्ट्रांगली ये है पहला वाला, और केवल तर्क 1 जो है वो प्रबल है, इसमें हम ये वाला ऑप्शन ए वाला लगा देंगे। ठीक है, 21 क्वेश्चन है, कथन है, एक रिहायशी इलाके में कुत्ते के काटने की घटनाएं दुगनी हो गई हैं। ठीक है, कुत्तों के काटने की दुगनाएं घटनाएं दुगनी हो गई हैं। तो अब निष्कर्ष पढ़ लेते हैं, कुत्तों को पकड़ने और भगाने के लिए स्वयं सेवकों की तलाश की जाए कीजिए। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि रिहायशी अगर इस तरीके की कोई कथन कहा गया है कि एक रिहायशी इलाके में कुत्ते के काटने की घटनाएं दुगनी हो गई हैं, तो कुछ ऐसा होता कि मतलब कुत्ते पागल हो गए हैं बहुत ज्यादा उस इलाके में, इस तरीके का कथन होना चाहिए था। भाई कुत्ते की काटने की घटना दुगनी हो गई है तो क्यों हो गई है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। स्थानीय पशु चिकित्सक के पास शिकायत दर्ज कराइए। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें डी वाला ऑप्शन जो होगा वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। 22 नंबर है, दो कथन जिन्हें ठीक है कथन है अभिकथन ए, अभिकथन ए और कारण आर कहा जाता है। ठीक है, कथन ये है और इसका कारण ये है और कथनों के बारे में उपयुक्त बताना है। ठीक है, तो धूप वाले दिन हम काले कपड़ों में गर्मी महसूस करते हैं, गर्म महसूस करते हैं। ठीक है, सभी करते होंगे, हम भी करते हैं गर्म महसूस। क्लियर। अब आगे इसका कारण क्या है, काला अन्य रंगों की तुलना में बेहतर विकिरण अवशोषक है, बेहतर विकिरण अवशोषक है। तो ए और आर दोनों सत्य है, दोनों सही बात है ये, और आर जो है वो ए की व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन ए जो होगा वो पहला वाला जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है, दोनों ही बातें सही हैं और इसकी व्याख्या भी वो करता है। गर्मी क्यों लगती है, विकिरण सारा जो है ऊष्मा खींच लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को आसानी से रिसाइकल किया जाता है, रिसाइकल रिसाइकल होगा रिसाइकल। ठीक है, रिसाइकल किया जा सकता है क्योंकि वे गर्म होने पर पिघल जाते हैं, ये एक अभिकथन है। ठीक, और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक तब बनते हैं जब उनके अणु आपस में जुड़ते हैं, ये बात सही है, लेकिन ये बात जो है वो असत्य है। ठीक है, आर वाला सही है लेकिन जो वो है ए वाला वो असत्य है। थर्मोप्लास्टिक को आसानी से रिसाइकिल किया सकता है क्योंकि वे गर्म होने पर पिघल जाते हैं, इसी इस वजह से रिसाइकिल नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 24 पे। थोड़ा मतलब ये इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं कि इसमें इंसान को श्योरिटी नहीं होती है, जब पेपर करके आता है वो तो उसको लगता है पता नहीं ये सही होगा या गलत होगा, कि कथन निष्कर्ष में क्या है। अगर किसी से कोडिंग रिकॉर्डिंग हो, ब्लड रिलेशन हो, तो उसको पता है कि भाई ये मैंने निकाला है और ये आंसर आ गया, इसका सही है ये आंसर। तो ये थोड़े वैसे वाले क्वेश्चन होते हैं, इसमें 50-50 चांस रहता है इंसान का। ठीक है, तो प्रैक्टिस ज्यादा करना पड़ेगी इन इन चीजों पे आपको। कथन जो है वो, विनोद को एक पर्स मिला जिसमें पैसे और एक पहचान पत्र था। विनोद जो है उन्हें एक पर्स मिला जिसमें पैसे और पहचान पत्र थे। अब इसकी क्रिया विधि दे रखी है, हमें क्रिया विधि देखना है। ठीक है, कि कौन कौन सी अनुसरण कर रही है। तो पर्स पुलिस स्टेशन को सौंप दीजिए, बिल्कुल सही बात है, पुलिस स्टेशन में आप दे सकते हैं। पैसे ले लीजिए और पर्स को ध्यान से वहीं रख दीजिए, ये काम तो बिल्कुल नैतिक आधार पर गलत होगा। ठीक है,
कार्ड पर दी गई जानकारी का उपयोग करके व्यक्ति से संपर्क करने का प्रयास कीजिए। ये भी बहुत अच्छा मेथड है, ठीक है। पुलिस पुलिस से भी अच्छा मेथड ये लगता है मुझे कि अगर कार्ड वार्ड है उसके अंदर उसको कॉल कर दीजिए। तो एक और तीन हम कह सकते हैं कि ये दोनों सही हैं। बाकी पैसे वैसे मत निकालना अगर आपको मिले, ठीक है। तो या तो किसी को पुलिस को दे देना या फिर जो नंबर हो उस पर कॉल करके उन्हें बता देना कि भाई साहब आपका ये पर्स है, ठीक। तो एक और तीन अनुसरण करेगा इसमें 24 में, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं और थोड़ा बोरिंग था अब तक। अब थोड़ा सा जरा मैथमेटिकल और रीजनिंग वाले क्वेश्चन आएंगे जिसमें थोड़ा मजा आता है करने में। दिए गए विकल्प में तीन एक समान है, ठीक है। बाकी जो है वो एक जो है इसमें अलग दे रखा होगा, वो हमको पहचानना है कि क्या हो रहा है, ठीक है। एफ जी एच अगर हम देखें तो ये मतलब एक ही साथ आते हैं। एफ जी एच, ए बी सी एक साथ आता है, यू वी डब्ल्यू भी एक साथ आता है, लेकिन सी डी ई एफ होता है, ये सी ई जी हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो होगा सी वाला वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर है, इसमें से भी हमें अलग वाला देखना है। मंगल है, अरुण है, बृहस्पति है, ये सारे के सारे क्या है, ये ग्रह हैं। जबकि चंद्रमा क्या है, वो ग्रह नहीं है, वो हमारा क्या है, सैटेलाइट है, पृथ्वी का सैटेलाइट है, ठीक है। एकमात्र मतलब हमारा उपग्रह है पृथ्वी का सैटेलाइट। 27 है और ये कोडिंग दे रखी है टी से। अच्छा, इसको मैं इस तरीके से लिख दूं तो थोड़ा सा मैं आपको हर बार यही बताता हूँ कि आप इस तरीके से लिख लिया करो। तो टी के बाद यू आता है, एक छोड़ दिया, वी लिख दिया। यू के बाद वी आता है, वी छोड़ा, डब्ल्यू लिख दिया। इसके बाद टी आता है, यू टी छोड़ा, यू लिख दिया। यानी कि एक छोड़ के एक लिखा है। तो एफ के बाद जी छोड़ेंगे, एच लिख देंगे, और जी के बाद जी एफ जी एच छोड़ेंगे, आई लिख देंगे, और ई के बाद एफ छोड़ेंगे, ई एफ जी। एच आई जी आना चाहिए, एच आई जी होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर एक जो होगा वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। 28 नंबर है, ये कोडिंग दे रखी है कि जो रिलेशन इसमें है वही रिलेशन हमें आगे निकालना है। तो अगर हम देखें 8 5 4 7 और इसको देखें 11 से अगर हम डिवाइड कर दें तो कितना आएगा, 11 सत्ते 77। और कितना बचा यहाँ पर, 3 और 8 84 बचा। फिर से हम 11 से करेंगे, 11 सत्ते 77, फिर 7 बचा और ये 77 हो गया, 11 सत्ते 70। ये 11 से डिवाइड करके इतना आया है, या फिर ऐसा समझ लीजिए कि इससे डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा, ठीक। तो ऐसे ही इसको हमें 11 से डिवाइड करना है तो कितना आएगा, ये हमें देखना है। क्लियर, ये हमें देखना है। तो ऑप्शन नंबर एक जो होगा 10 0 10 10 10, ठीक है, 1 0 1 0, वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, 11 से डिवाइड कर दो इसको। नेक्स्ट है इसमें से भी हमें एक जो अलग है वो बताना है। बाकी तीन जो है वो एक तरीके से समान है, ठीक है। तो इसमें भी अगर हम देखें, 9 2 1 3, ये भी 11 से डिवाइड है, 7 और 2 9, ठीक ठीक, 7 2 9, ये 11 से, ये भी 11 से डिवाइड है, ये 11 से डिवाइड नहीं है, 3 2 5 और 5, ये भी 11 से डिवाइड है। तो केवल 247 इसका आंसर होगा, क्योंकि ये ही 11 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है, 11 से डिवाइड नहीं हो रहा है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, और क्वेश्चन जो है वो ये है, टाइम 40 मिनट हो चुके हैं, ठीक है। तो इसमें हमें पैटर्न देखना है, पैटर्न में क्या आना है, ठीक है। तो अगर हम इसको बड़ा करके देख लें, ए जेड बी 5, ठीक है, इसको यहां से पोर्शन कर दो तीन तीन के, ठीक है, B5, ठीक है, C4 डैश एक्स, एक्स से पहले है AZB, A डैश B5 ब्रैकेट C4 डैश, ठीक है, X3C Y डैश B और डैश 1A, ठीक है। क्लियर, ये हमने तीन तीन में बांट दिया। अब यहाँ देखेंगे, अगर हम 5 4 3 दिख रहा है तो इसका मतलब ये कम हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ 6 होना चाहिए, ठीक है, 6 आ जाएगा। अब यहाँ देखा हमने, ए के बाद बी आया, बी के बाद सी आया, क्लियर, और जेड के बाद अच्छा, इसमें दोनों में लास्ट में है, ठीक है। तो इसमें बैक जा रहा है, तो जेड से पहले क्या होगा, वाई,
और y के बाद क्या आएगा x। तो पहला हमको मिल गया 6yx, ये तीन मिले, स्टार्टिंग के तीन हमको मिल चुके हैं। 6yx केवल इसी के अंदर है, यहाँ से भी हम लगा सकते हैं चौथा वाला, आगे भी चेक कर लेते हैं। अब क्या हुआ, इन्होंने उल्टा कर दिया इसको, देखो उल्टा का मतलब x को पहले ले लिया और c को बाद में कर दिया, ठीक है, और बाकी फिर जो नंबर घट रहे हैं वो घटते लिख दिए। बाई यहाँ पर देखो, b पहले था बाई बाद में था, यहाँ पर इन्होंने बाई पहले ले लिया और b को बाद में कर दिया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर a पहले था तो a बाद में आ गया, z बाद में है तो z यहाँ पहले आ जाएगा, क्लियर। तो z लास्ट वाले में आएगा, यहाँ पर क्या आएगा बीच में 3 और 2, 2 आ गया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा x आ जाएगा। तो ये तीन आगे के मिल गए, तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो यहाँ से करेक्ट हो गया, ठीक है। तो पैटर्न यही चल रहा है हमारा, ए जेड मतलब एक दूसरे के अपोजिट वाले नंबर लिखना है, और जो नंबर है न्यूमेरिकल वैल्यू है जो, वो डिक्रीज होती हुई यानी कि घटते हुए क्रम में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, और इसमें भी श्रृंखला में एक जो है ये लुप्त पार्ट है, इसमें हमें देखना है। तो पहले हम देख लेते हैं ये 4 से 3.25 हुआ, कितना घटा, गैप कितना आ रहा है, ठीक है। तो 5 और 9 में 2 का 7 और 0, ठीक है, 0.75 का गैप आ रहा है। तो यहाँ से 2.5 में से हम घटा देंगे और 0.75 का गैप देख लेंगे अगला वाला नंबर क्या आएगा। 10 में से 5 गया 5, 14 में 7 गया 7 और 1.75। अगली टर्म जो होगी वो 1.75 होगी, माइनस है तो माइनस की आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। 0.75 का सब में गैप हो रहा है, 0.75 का मतलब कोडिंग की गई है, और कोडिंग ये की गई है कि BUG बस मिज, इसको क्या लिख दिया बैकबोन, ठीक है। कोल मिज, इसको क्या लिख दिया किक बैक, किक बैक, ठीक है। कोल मिज किक बैक हो गया। रेट बुज, इसको लिख दिया बेयर और बोन, ठीक है। मिला के लिखा है, ये हमको सोचना है, ठीक है, ये वर्ड कौन से बनना है। अब हमको बताना है थ्रेड वेयर का, थ्रेड वेयर, ठीक है। थ्रेड का तो कहीं जिक्र भी नहीं है, लेकिन बेयर का जिक्र है कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। और बेयर के साथ क्या मिला हुआ है बोन, तो यहाँ से इन दो से हम निकाल सकते हैं, इन दोनों से निकाल सकते हैं। बोन किस में है, बुज का मतलब बोन होता है, तो हम कह सकते हैं कि रिट का मतलब बेयर होगा, क्योंकि बोन इन दोनों में कॉमन है और इन दोनों में कोडिंग में बुज कॉमन है, तो हम कह सकते हैं कि बुज का मतलब क्या हुआ, बोन हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि रिट का मतलब बेयर होगा, ठीक है। बाकी जो थ्रेड है उसका मतलब इसमें नहीं दे रखा है, बाकी देख लेते हैं किसके अंदर रिट है। यहाँ बोक और मिज है, ये नहीं होगा। कोल और मिन है, नहीं होगा। बुज और तेक है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखो रिट मिल रहा है हमको इतने में, तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ड्राउट को इन्होंने ये लिख दिया, तो LIP को हम क्या लिखें, ठीक है। तो अगर आप ध्यान दें, अगर आपको पता हो तो आप ये इजीली फाइंड कर सकते हैं कि ये एक दूसरे के अपोजिट है, यानी कि D का अपोजिट W होता है, R का अपोजिट I होता है, A का अपोजिट Z होता है, तो हमें अपोजिट वर्ड ही लिखना है। तो L का अपोजिट अगर मैं बात करूं तो LIP, L का अपोजिट O होता है, ठीक है, I का R होता है और P का K होता है, तो ORK जो होगा वो सही हो जाएगा, ठीक है। वरना आप क्या करेंगे ABCD M तक जाएंगे, M के बाद यहाँ से उल्टा लिखना शुरू कर दीजिए और Z तक आ जाइए, ठीक है। तो यहाँ से आपको अपोजिट नंबर, अपोजिट अल्फाबेट पता लग जाएंगे, क्लियर। नेक्स्ट है प्लस को, प्लस का अर्थ गुणा है, ठीक है, गुणा का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ, यानी कि इनके साइन चेंज करने हैं, जैसे वो बोल रहा है उस तरीके से, तो साइन चेंज कर लेते हैं। 18 गुणा का मतलब क्या है, कहाँ गया, यह है गुणा का अर्थ माइनस है तो माइनस लगा दो। 9 भाग का अर्थ प्लस है तो प्लस लगा दो। 3 और प्लस का अर्थ जो है वो गुणा है तो गुणा लगा दो। 8 और माइनस का अर्थ जो है वो भाग है, तो यहाँ से भाग कर दो। अब हमें ये सॉल्व करना है, सॉल्व किससे करना है, बॉडमास से, यानी कि 4 दूनी 8, इसकी गुणा हो जाएगी 3 दूनी 6, ठीक है। 18 में से 9 होगा 9, 9 प्लस 6 15। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो इसका करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आ चुके हैं अब। 35 नंबर क्वेश्चन है। ए अल्फा बी का अर्थ है, ए जो है वो बी की बहन है, और इस तरीके से कोडिंग हमें बता दी गई है। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। पी एस्ट्रिक क्यू, तो पी एस्ट्रिक क्यू का अर्थ हमें यहाँ देखना है। अगर ये पी है और ये क्यू है, पी एस्ट्रिक क्यू, यानी कि इसका मतलब है पी जो है वो क्यू का पिता है,
P जो है वो Q का पिता है। ठीक है, अब Q अल्फा R दे रखा है, यानी कि Q अल्फा R, तो Q अल्फा R का मतलब है Q जो है वो R की बहन है। Q जो है वो R की बहन है। बहन को यानी कि फीमेल को हम सर्कल में लेते हैं और मेल को हम ट्रायंगल में लेते हैं। ठीक है, आगे है आर हैश एस। आर हैश एस, इसका अर्थ है आर जो है वो एस की माता है। आर जो है वो एस की माता है। ठीक है, एस का जेंडर हमें नहीं पता है। अब पूछा गया है पी एस का पिता है। पी एस का पिता तो नहीं है। हम्म, है क्या? नहीं है ना, तो ऑप्शन ये गलत हो गया। पी एस का पुत्र है, पी जो है एस का पुत्र है, ये भी गलत हो गया। तो नाना जी हैं। ठीक है, पी एस का सनिल्ला है, नहीं। पी एस के ग्रैंडफादर हैं, बिल्कुल ग्रैंडफादर मतलब नाना जी या फिर दादाजी, तो ये नाना जी हैं। ऑप्शन फोर्थ जो होगा वो इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को टैकल करना होता है। 36 है, ई ने एफ से कह दिया। ठीक है, ई ने एफ से कहा आप मेरे पुत्र की पत्नी के फादर इन लॉ हैं। तो आप मेरे पुत्र की पत्नी के फादर इन लॉ हैं, इसमें हम क्या कह सकते हैं? ई जब कह रहा है एफ से, तो ई तो ऊपर होगा। ठीक है, और क्या कह रहा है कि आप मेरे पुत्र, तो इनका पुत्र बना लो, और इनकी पत्नी के फादर इन लॉ हैं। ठीक है, ये फादर इन लॉ कौन हो गए? एफ हो गए। ठीक है, फादर इन लॉ एफ हो गए। तो अब हमसे पूछा कि एफ और ई में क्या संबंधित है? भैया इसका पुत्र है तो इसका भी तो पुत्र हुआ। ठीक है, तो ये आपस में कौन हुए? हस्बैंड वाइफ हो गए। इसका मतलब एफ जो है वो हस्बैंड है, ई जो है वो वाइफ है, तो एफ जो है ई का पति है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ग्लाइडर उत्तर पूरब की ओर, एक ग्लाइडर है वो उत्तर पूरब की ओर। अब तो सबसे पहले हमें दिशाएं पता होना चाहिए। ठीक है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, और ये उत्तर है। ठीक है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। तो उत्तर पूरब यानी कि इस डायरेक्शन में जो है ग्लाइडर उड़ रहा है। इस डायरेक्शन में ग्लाइडर उड़ रहा है, तो उड़ा दो भैया इसको, नीचे से उड़ रहा। ठीक है, और 10 किलोमीटर उड़ता है ये। ठीक है, तो किलोमीटर उड़ा दिया इसको। 90 डिग्री घूम रहा है, तो 90 डिग्री जब घूमेगा तो ये ऐसे बनेगा, ये 90 डिग्री बनेगा। अब जो है डायरेक्शन इसकी इधर को हो गई। अब 5 किलोमीटर उड़ा। 5 किलोमीटर उड़ने के बाद ये क्या करता है? बाएं बाएं घूमा तो 90 डिग्री इधर ही होगा। फिर 40 डिग्री घूमता है, और किधर घूमता है? दाएं घूमता है, यानी कि इस साइड घूमता है ये। ठीक है, तो इस साइड घूमता है, तो भाई साहब ये जो है 90 डिग्री का होगा। 40 डिग्री की बात कर रहा है, तो लगभग लगभग ऐसा कुछ है, ऐसा घूमा होगा ये। ठीक है, 40 डिग्री घूमा है और 10 किलोमीटर चल गया फिर से। अब क्या हुआ? ये 45 डिग्री, 135 डिग्री मुड़ा और बाएं मुड़ा है। ठीक है, तो बाएं मुड़ा देते हैं, ये तो 90 हो गया। 45 लगभग, ये ऐसा 90 हो गया ना। हाँ, तो 45 लगभग ये हो गया, ये वाली पार्ट से 90 ऐसे घूमेगा, तो 45 से लगभग ये ऐसे ही घूमेगा, यानी कि ये वाली डायरेक्शन में आ जाएगा ये घूम के। ठीक है, तो ये वाली जब डायरेक्शन होगी, अभी मैंने बताया ये वाली डायरेक्शन क्या कौन सी है? उत्तर पूरब। अब ये वाली डायरेक्शन में आ गया, तो ये कौन सा हो गया? दक्षिण। और ये वाला पार्ट जो है दक्षिण पश्चिम। ठीक है, दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 135 डिग्री घूमेगा तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में आ जाएगा ये। आगे बढ़ेंगे, और क्वेश्चन नंबर 38 जो है उसमें लिखा है, काफी लंबा क्वेश्चन है। एक महिला है, माल में ट्रॉली को धक्का दे रही है, और वो शुरू करती है और 110 मीटर दक्षिण की ओर जो है वो जाती है। ठीक है, तो यहां से हम बना लेते हैं, ये गई 110 मीटर दक्षिण की ओर। फिर वह पूरब की ओर मुड़ती है, पूरब की ओर यानी कि इस साइड में मुड़ेगी, और 80 मीटर चलती है। चला दो भैया 80 मीटर इसको। फिर वह उत्तर की ओर मुड़ती है और 120 मीटर, यानी कि यहां तक आ गई वो। ठीक है, ये तो 110 हो गया, 10 ये। ठीक, 120 मीटर टोटल चल चुकी है यहाँ पर। अब वह पश्चिम की ओर मुड़ती है और 120 मीटर चलती है, तो भाई साहब
ये पश्चिम की तरफ मुड़ी, यहाँ तक तो उसका कितना है 80 है, तो 40 ही एक्स्ट्रा हो गया इधर। वह अपनी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में कहाँ है? तो प्रारंभिक स्थिति से अगर हम देखें तो 40 मीटर तो है ही, लेकिन ये प्रारंभिक स्थिति से कहाँ जा रही है? ये पश्चिम की तरफ को जा रही है, तो 40 मीटर पश्चिम की ओर। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। 39 नंबर है। कुछ दूर संचार टावर जो है वो ये दे रखे हैं, मानचित्र पर आलेखित है। अच्छा, Z जो है वो S के 6 किलोमीटर उत्तर में है। Z जो है S के उत्तर में 6 किलोमीटर है, ये हो गया। जो J के 9 किलोमीटर पश्चिम में है, ठीक है, J के 9 किलोमीटर पश्चिम में है, तो भाई साहब J यहीं कहीं बैठे होंगे 9 किलोमीटर दूर, ठीक है। जो B के 12 किलोमीटर उत्तर में है, ठीक है। अब ये सारी की सारी बातें जो हैं वो किसकी हो रही हैं? ये हो रही हैं हमारे एस भैया की, ठीक है। तो 12 किलोमीटर कर लो इनको। नहीं, देयर इज अ स्लाइट सी एक मिस्टेक है, जो लिखा है तो इसका मतलब जो है वो बी के बारे में, सॉरी मतलब जो नेक्स्ट वाला लास्ट वाला रह गया उसके बारे में कहा गया है, ठीक है। तो जो 9 किलोमीटर दूर है, और फिर यहाँ पर जे की बात की गई है, बी के उत्तर में है जे, तो ये 12 हो गया। अब बी की बात हो रही है, ठीक है, जो 9 के एन के 9 किलोमीटर पूरब में है, तो एन यहाँ आ जाएगा, 9 किलोमीटर हो गए। तो हम कह सकते हैं इनके बीच की दूरी भी कितनी होगी? 12 होगी, यहाँ दिख रहा है हमको, ठीक है। जो अब एन की बात हो रही है, जो ई के 15 किलोमीटर उत्तर में है, ई के 15 किलोमीटर उत्तर में है, उत्तर में है ई के, तो ये हो गया। अब हमें क्या बताना है कि ई के संबंध में जेड कहाँ है? ई के संबंध में जेड कहाँ है? तो एक तो सबसे पहली बात, ये बिल्कुल इसकी चोटी पर है, उत्तर में है, ठीक है। और डिस्टेंस अगर देखें तो ये देखो, 6 और 12 18, 18 और ये 15, 33 किलोमीटर उत्तर में है, ठीक है। ई के संबंध में जेड जो है उत्तर में है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर एक जो होगा इसमें वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें दो ऑप्शन दे रखे हैं, 33 किलोमीटर दक्षिण की ओर और 33 किलोमीटर उत्तर की ओर, तो ध्यान रखना ई के संबंध में पूछा गया है, तो ई के संबंध में जेड कहाँ पर है? उत्तर की ओर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये कोडिंग दे रखी है, 15 हैश 3 को इन्होंने 9 लिखा है, 10 हैश 2 को 4 लिखा है, तो इस तरीके से 2 हैश 25 को क्या लिखें? ये हमें कोड को डिकोड करना है और फिर बताना है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, 15 हैश का मतलब गुणा मान लें, ठीक है, इसको हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये कितना है? 15 तियाँ ये हो गया 3 और ये 9 आ गया, ठीक है। तो सेम पैटर्न फॉलो करेंगे, 10 हैश की जगह हम गुणा लेंगे 2 और 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 5 दूनी 10, ये आगे 4। बिल्कुल हमने कोड को डिकोड कर चुके हैं। हैश को हम मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद 5 से डिवाइड करेंगे, तो वही सेम यहाँ करेंगे, 2 हैश की जगह गुणा, यहाँ 25 लगेंगे और इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 25 और 5 दूनी 10, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दिया गया है और यहाँ पर जो है वो लुप्त वाला पूछा गया है, ठीक है। तो लुप्त वाला पूछा गया है, देखें, देखो 4 और 1 का गैप 3 होता है, 8 और 2 का गैप कितना होता है? 6 होता है, इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो मिल जाएगा हमें 18, ठीक है। 4 और 2 का गैप 2 होता है और 9 और 5 का गैप 4 होता है, 2 चौक 8, यानी कि बीच वाला मिल गया। वही सेम यहाँ करना है, 8 और 4 का गैप 4 होता है, 9 और 3 का गैप 6 होता है और 6 और 4 की गुणा करेंगे तो 24 मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस प्रश्न में भी हमें जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको? कॉलम सी में अगर इस वाले में देखें हम, तो हमको मिल रहा है, अगर हम इसको क्या करें, 8 में से 1 गया 7 और 9 7 16, 6 में से 5 गए, 1 बचा, 1 और 3 4, ठीक है। हाँ, यही हो रहा है, मतलब ऊपर वालों में माइनस करेंगे
फिर जो आएगा वो इसमें ऐड कर देंगे, ऊपर वालों में माइनस करेंगे, फिर जो आएगा इसमें ऐड कर देंगे, वही मिल जाता है यहाँ। तो 7 में से 2 गए, 5 बचे, या 5 में 4 ऐड कर देंगे तो 9 मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, बेनारक का है, और इसमें पूछा गया है हमसे कुल कितने सदस्यों के पास ग्लाइडर के साथ केवल हवाई जहाज उड़ाने का लाइसेंस और केवल हेलीकॉप्टर उड़ाने का लाइसेंस है। ठीक है, तो इसमें देखें ये एरोप्लेन है, ये ग्लाइडर है और ये हेलीकॉप्टर है। तो इसमें ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा? तो हम इस सबको जोड़ना पड़ेगा जो ग्लाइडर के साथ है, यानी कि 7 ग्लाइडर एरोप्लेन में भी हैं और ये 3। ठीक है, 7 3, और क्या हो सकता है? ठीक है, ये तो हमारा क्या आ गया, जो ग्लाइडर के साथ केवल हवाई जहाज। ठीक है, ग्लाइडर के साथ हवाई जहाज, 7 3 10 हो गया। और यहाँ पर केवल हेलीकॉप्टर का उड़ान का लाइसेंस जो है वो कितनों के पास है, ये हमें बताना है। ठीक है, ये यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ पे 5 है। ठीक है, तो ये 5 होगा, टोटल 15 लोग हो गए। क्लियर? ऑप्शन नंबर जो है 4 जो होगा वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर, यहाँ पर ये मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बेन आरेख जो है माताओं, महिलाओं और लेखकों के बीच जो है संबंध को स्थापित कर रहा है? ठीक है, तो माताओं और महिलाओं, देखो महिलाओं के अंदर ही तो माताएं आएंगी। ठीक है, बाकी जो बचा वो अनमैरिड भी हो सकती हैं, जिन्होंने शादी नहीं की होगी या फिर जिनकी हस्बैंड की डेथ हो गई होगी, वो सब इस वाले पार्ट में आएंगे। बाकी महिलाएं, माताएं इसमें आ गई। ठीक है, अब इनमें महिलाओं में लेखक सारी मतलब महिलाएं थोड़ी ना होंगी, तो लेखक वाला पार्ट जो है वो माताओं को टच करते हुए हम बाहर को निकाल देंगे। ये लेखक का हो गया, क्योंकि लेखक जेंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अब महिलाओं में आ गया, और महिलाओं के अंदर ये माताओं को भी टच करेगा, क्योंकि कुछ माताएं भी होंगी जो लिख रही होंगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 1 होगा वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दंड आरेख का है। क्या पूछा है? लंबे लंबे क्वेश्चन दे रखे हैं काफी। चलिए, स्तंभ आरेख, अच्छा इसमें क्वेश्चन, हाँ ये है। दंड आरेख में दिया गया है, यदि 1 किलोमीटर दौड़ने से 80 कैलोरी बर्न होती हैं तो सप्ताह में, दिए गए सप्ताह में सुमित द्वारा कितनी कैलोरी बर्न की गई है, मतलब खर्च हो रही है। 1 किलोमीटर में 80 हो रही है, तो एक सप्ताह का अगर हम देखें इसका, तो जोड़ लें, जोड़ना पड़ेगी हमें सारी दूरी, जितनी दूरी उसने तय की है। यहाँ देखें तो 2.5 है, पहले वाले में 2.5 है, अगले वाले में 4.5 है। ठीक है, इसमें कितना 2 है पूरा, और इसमें कितना है 4.5 है, इसमें 4 है, 6.5, और ये 4 है। ठीक है, जोड़ लेते हैं, 5 5 10 10 20 दो लगे, 4 2 6 6 2 8 4 12 4 16 6 22 और 22 4 26 2 28। सप्ताह में 28 किलोमीटर दौड़ा है वो। 1 किलोमीटर में 80 हो रहा है, तो 28 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0 8 64 के 4 हाथ से लगे 6 और 8 दूनी 16 6 22 2240 कैलोरी जो है वो अपनी खर्च कर दे रहा है, बर्न कर दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारणी दी गई है, इसमें एक्स कॉलेज में 4 विभाग हैं। ठीक है, मेडिकल, इंजीनियरिंग, कॉमर्स, आर्ट्स, और लड़के लड़कियों का रेशियो दे रखा है। आर्ट्स पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या, आर्ट्स पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या कॉमर्स पढ़ने वाले लड़कों की संख्या से अधिक है कितने परसेंट? तो हम यहाँ से देखें तो 10 अधिक है, बटा 30 गुणा 100, एक जीरो से एक जीरो, 100/3%, या फिर इसको 33। ठीक, कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? 33 वाला तो ऑप्शन भी नहीं है। गड़बड़ ये हो रही है कि लड़कों की जगह लड़की ले ली और लड़कियों की जगह लड़का ले लिया। ठीक है, आर्ट्स पढ़ने वाली लड़कियां लेना है तो हमने लड़के ले लिए थे। ठीक है, ये यहाँ से मिटा, लड़कियां 90 हैं और कॉमर्स पढ़ने वाले लड़के कितने 80 हैं, तो यहाँ से हमने देखा गैप कितना है, 90 माइनस 80, 10 ज़्यादा है लड़कियां। ठीक है, लड़कों से परसेंटेज निकालना है, तो लड़कों की संख्या नीचे, ये मल्टीप्लाई, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 4 दूनी 8 और 4 25 हम 100,
25/2, इसका मतलब है 12.5%। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। 47 नंबर है, यदि कंपनी ने कर के रूप में 2 लाख रुपए का भुगतान किया है तो कच्चे माल का हमें बताना है। कर के रूप में, कर, ये वाला पार्ट है, यानी कि 5% की वैल्यू जो दे रखी है वो 2 लाख दे रखी है। हमसे पूछा क्या गया है, कच्चे माल के रूप में, कच्चा माल यानी कि ये वाला 40% की वैल्यू पूछी गई है, तो 40% की वैल्यू निकाल देंगे, यानी कि यहाँ तक कितना, 8 से गुणा करी, तो इसको भी 8 से कर देंगे, 8 दूनी 16 लाख रुपए हो गए। ठीक है, अब क्या गड़बड़, गड़बड़ ही गड़बड़ है। एक्चुअली में ये क्या था ना, ये यहाँ पर गड़बड़, ये सब, ये 50% है, 50, 30, 80, 15, ठीक है, 50, 80, 90, ये 20 है, ये 20% है। ठीक है, ये गड़बड़ इसलिए हुई है कि जो फिगर हैं इस पेपर में वो क्लियर नहीं थे। ठीक है, अब ये एक कोचिंग है, फेमस है काफ़ी, तो उसने ये बनाए थे, उसने अपना डेटा जो है ज़ूम करके डाल दिया था, तो यहाँ पर ये 50 है, ये 20 है, इसीलिए गड़बड़ हुई। तो अब 50 से ये, ठीक है, तो 50% हो गया, तो 10 से गुणा हुई है, यानी कि, तो 10 से यहाँ कर देंगे तो 20 लाख हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर फोर्थ जो होगा वो इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है, चलो देखते हैं करके। मार्च और जून के महीनों में कितनी कारों का निर्माण किया गया है, तो मार्च मार्च 850 है, जून 2200 है, तो 2200 और 850, 05, 4, 2450। ओ गॉड, डेटा यहाँ भी गड़बड़ है। ठीक है, मैं सही करा देता हूँ। यहाँ पर ये पहला वाला पॉइंट 50 है, अगला 125 है, अगला पॉइंट 150 है, ठीक है, ये 200 है, ये वाला पॉइंट 300 है, और ये वाला पॉइंट 450 है। ये सारा डेटा जो है वो गलत दे रखा है। क्लियर, तो बहुत सारी मिस्टेक है, डोंट वरी, सही करने के लिए हम बैठे हैं। अब इसने मार्च और जून का पूछा है, तो मार्च और जून का अगर हम देखें तो मार्च में तीसरा वाला पार्ट आएगा, यानी कि 150 आएगा, जून लास्ट वाला आएगा, यानी कि 450 आएगा। ठीक है, तो जोड़ लो इसको, 150, 450, 0, 0 और 600, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर फिगर है, और उम्मीद करता हूँ कि ये गलत ना हो। चलिए इसमें क्या पूछा है देख लेते हैं। इस 50 ओवरों की पारी में ओवरों की रन रेट दिखाता है, इस पारी में बनाए गए रनों की कुल संख्या बतानी है हमें। तो पहले तो मैं देख लेता हूँ कि ये फिगर सही है कि नहीं है, क्योंकि मेरे पास दूसरा एक सोर्स है जहाँ पर ये पेपर है, वहां से उसको मैं मैच कर रहा हूँ, तभी आपको करेक्ट बता पा रहा हूँ, वरना मैं भी नहीं बता पाता। 5, 6, 5.5, 6.5, 6, 7, 8, ठीक है, ये करेक्ट है, फिगर जो है करेक्ट दे रखी है। तो अब हमको करना क्या है, कुल रनों की संख्या हमको जोड़ डालनी है। ठीक है, तो जोड़ लो इसको, 5, 6, 11, और एक ये 11 और 12, 11 और 12, 23, 23, 7, 30, 36, 36, 8, 44। ठीक, हाँ सही है। तो अब हमको करना क्या है, पहले तो ये पता होना चाहिए, ये जो दे रखा है ये रन रेट है। ठीक है, अब रन रेट है तो इसका मतलब इसमें रन कितने होंगे ये तो फाइंड आउट करना है। तो पहले वाले में अगर हम देखें तो 25 ही तो आएंगे, 5 ओवरों का है, 5 का रन रेट है, 25 हो गया। क्लियर, और यहाँ भी 5 ओवरों का है तो 6 पंजे 30 हो गया। यहाँ पर 10 ओवरों का है तो 55 हो गया रन, यहाँ पर, यहाँ भी 10 ओवरों का पाया तो 65 रन हो गया।
यहाँ भी 10 ओवरों का गैप है, यहाँ 60 रन हो गए। यहाँ कितने का है, यहाँ 5 ओवरों का गैप है, तो 7 पंजे 35 रन हो गए इस वाले इस स्पेल में। और यहाँ पर भी 5 का है, तो यहाँ 8 पंजे 40 रन हो गए। ये इतने रन हो गए, ये रन आपको ऐड करने हैं। ठीक है, थोड़ा सा मतलब घुमा दिया है क्वेश्चन को, तो ध्यान रखना था बस। ये इनको ऐड करेंगे तो ये 310 आ जाएगा। पहला वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और इसको देख लेते हैं फिगर सही है क्या। अच्छे देखो, फिगर में गड़बड़ कर दी है, बहुत गड़बड़ हुई है भाई। यहाँ पर 6 है, ठीक है, ये नहीं है। नीचे माइनस का 4 है, ठीक है। ऊपर 8 है, ठीक है। और फिर 5 है, ठीक है। फिर -3 है, ठीक है। ये थोड़ी सी गड़बड़ थी, यहाँ मैंने इसको करेक्ट कर दिया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि 2016 की शुरुआत में देश की जीडीपी 5 ट्रिलियन थी, तो 2017 के अंत में, यहाँ से बात कर रहा है 2017 के अंत में, यानी कि यहाँ तक ये कितनी थी, ये बताना है हमें। ठीक है, तो 5 ट्रिलियन थी, यानी कि 8% की वृद्धि हुई है। ये किसको दिखा रहा है, विकास दर को तो दिखा रहा है। 8% की वृद्धि हुई है, तब 5 ट्रिलियन थी। ठीक है, तो 5, ठीक है, 8% की वृद्धि है ना, तो 108 कर लो। 2016 के लास्ट में पता लग जाएगा हमें। तो 5 अट्ठे 40 और 5 एकम 5, 2 के बाद 0, यानी कि 5.4 हो चुकी है। ठीक है, 2016 के एंड तक। 2017 में फिर 5% की हुई, अब एंड की पूछा है ना 2017 की, तो 5% की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 105 से गुणा कर लेंगे, तो पता लग जाएगा हमें। और इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5.567 आएगा ये, 100 और 5.67, 5.67, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये करना था हमें। यानी कि 2016 की शुरुआत में 5% जो है 5 ट्रिलियन थी। ठीक है, अब 8% की इसमें वृद्धि हुई है, तो 2016 के एंड, या फिर हम कह सकते हैं 2017 की शुरुआत में कितनी होगी, 5.4 होगी 8% निकालने के बाद। फिर 2017 के एंड या फिर 2018 के पहले की पूछी गई है, तो हम फिर से 5% की वृद्धि हुई है, तो 5% निकालेंगे, 5.67 हो गई है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा थर्ड वाला, वो करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, ये पहली शिफ्ट है जिसमें हमने डिस्कस किया। इसकी सेकंड शिफ्ट भी हुई थी, उसकी वीडियो नेक्स्ट संडे को हम अपलोड कर देंगे। आज के लिए इतना ही।